चेन्नई विशाल की खबर। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे विशांत ने भाव्या को ये एहसास कराया कि भले ही उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो लेकिन उसमें उसकी कोई गलती है नहीं, जिसके बाद वो उसे ये एहसास करता है कि उन बुरे सपनों से भी ज़्यादा कई चीज़ें हैं जिन्हें तुम्हें याद रखना चाहिए। जिसके बाद भाव्या विशांत की गोद में सिर रख कर आराम से सो जाती है, जिसे सुबह कौशल्या जी और भावेश जी देखकर खुश होते हैं कि उन्होंने विशांत को भाव्या के लिए चुनकर कोई गलती नहीं की। जिसके बाद कौशल्या जी ने विशांत को अपना दामाद ही मान लिया था। वहीं विशांत सबके जाने के बाद विशाल को कॉल करने की सोचता है, जिस पर उसका ही कॉल आ जाता है। अब आगे विशांत जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है, जहां मार्क और विशाल दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। जहां विशांत आते ही विशाल से पूछता है, हाँ विशाल बताओ क्या खबर मिली है। जिस पर विशाल कहना शुरू करता है, सर मैंने अपने खबरियों को इन तीनों की हर गतिविधि पर नजर रखने को कहता था, जिससे हमें काफी शॉकिंग जानकारी मिली है जिसे सुनकर आप ही हैरान हो जाएंगे। ये सुन विशांत पूछता है, ऐसी क्या खबर मिली है तुम्हें विशाल। जिस पर विशाल कहता है, सर ये राकेश, निशा और समीर तीनों एक नंबर के कमीने इंसान हैं। सबसे पहले राकेश, सर आपको तो पता ही होगी कि राकेश पहले उसी कंपनी में एक मैनेजर हुआ करता था, जिसके बाद उसने बड़ी ही चालाकी से उस कंपनी के मालिक की बेटी नित्या से शादी कर ली, जिसके बाद सारा बिजनेस उसके नाम हो गया। ये सुन विशांत कहता है, ये तो मुझे भी पता है। जिस पर विशाल कहता है, जी सर लेकिन क्या आपको ये पता है कि राकेश के उस कंपनी के मालिक की बेटी से शादी करने से पहले ही एक शादी हो चुकी थी और उसकी ही बेटी है ये निशा। ये सुनकर मार्क और विशांत दोनों ही हैरान थे, क्योंकि पिछले जन्म में विशांत निशा के इतने करीब था लेकिन उसे भी ये खबर नहीं पता थी। वहीं विशाल आगे कहता है, सर शादी के बाद भी राकेश अपनी पहली पत्नी से मिलता था। सर वो भी कोई सही लेडी नहीं थी, बल्कि उस मालिक की इकलौती लड़की से शादी की सलाह उसने ही राकेश को दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी पहली पत्नी किसी दुर्घटना में मर गई। जिसके बाद राकेश निशा को अपने घर ले आया, ये बोलकर कि निशा उसके भाई की बेटी है जो अब इस दुनिया में नहीं है। नित्या कभी मां नहीं बन सकती थी, तो उसने भी निशा को अपनी बेटी की तरह मान लिया और उसे कानून गोद ले लिया, जिसके बाद से निशा वहीं रहने लगी। लेकिन भगवान की कृपा से नित्या प्रेग्नेंट हुई और उसके जुड़वा बच्चे हुए, जो अभी नित्या के साथ अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। अब निशा, सर ये तो अपने बाप और माँ से भी 2 कदम आगे है। सर इसने भी एस कंपनी के मालिक को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे उनकी कंपनी तक छीन ली, और ऐसा सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि ऐसा ये कई लोगों के साथ कर चुकी है। ये सुनकर विशांत को काफी गुस्सा आता है, लेकिन अभी वो अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल सकता था। वही विशाल आगे कहता है, हॉल सर ये अपने मंगेतर समीर से काफी प्यार करती है। जिस पर विशांत कहता है, और समीर उसका क्या। जिस पर विशाल कहता है, जी सर समीर सर ये इन तीनों में से सबसे कमीना है, या यूं कहें कि सबसे चालाक तो भी गलत नहीं होगा। सर इसकी फैमिली भी इस शहर की जानी मानी फैमिली है, जिसके काफ़ी बिजनेस है ऐसा दुनिया को लगता है, लेकिन असल बात तो ये है कि सर ये लोग बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, बस दुनिया को दिखाने के लिए अपनी झूठी शान मेंटेन करते हैं। और सर यही वजह है कि समीर और उसके परिवार वाले ये चाहते हैं कि समीर और निशा दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि उन्हें राकेश की प्रॉपर्टी मिल सके। और सर ये समीर भी बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। कॉलेज में रहते हुए ही इसने कई लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया था, जिसके बाद इसकी नज़र निशा पर पड़ी। वही निशा भी इसके प्यार में इस कदर पागल हो चुकी है कि उसे इसका कोई गलत काम दिखाई ही नहीं देता। सर ये निशा से एंगेज होने के बाद भी दूसरी लड़कियों के साथ रात बिताता है, और सर्वी एस कंपनी भी अभी फिलहाल यही संभाल रहा है, जिसकी वजह से इसके परिवार की नाक अभी तक बची हुई है। वही ये सुनकर कि समीर निशा को धोखा दे रहा है, उसे बड़ी खुशी हुई। उसने अपने मन में बोला, चलो जैसे को तैसा ही मिल रहा है। तुमने आज तक ना जाने कितनों के सच्चे प्यार के साथ खेला होगा, लेकिन अब तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। फिर अपने ख्यालों से बाहर आते ही विशाल से पूछता है, और उनके बिजनेस का क्या। जिस पर विशाल कहता, सर जैसा कि आप जानते ही हैं कि एस कंपनी आज से 5 साल पहले टॉप पर थी, लेकिन जब से इन लोगों ने धोखे से उसे हथिया है सर, तब से राकेश ने उसका सारा बिजनेस अपने अंडर में ले लिया है, जिससे उसकी कंपनी अब टॉप पर है। लेकिन एस की हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है। लेकिन आप उस कंपनी के वैल्यू का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 3 साल से उन्हें एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला है, फिर भी राकेश उससे सिर्फ कुछ ही आगे निकल पाया है। उसे अपने कंपनी में कुछ भी नुकसान होता है तो वो उसे एस के द्वारा ही कवर करता है, या कहना गलत नहीं होगा सर कि राकेश के लिए एस वो कंपनी है जिसके दम पर वो यहाँ का बादशाह बना है। जिसके बाद विशांत पूछता है, और जो मैंने तुमसे कहा था कि राकेश के कर्ट के प्रोजेक्ट की डिटेल लाने को, क्या वो मिली। जिस पर विशाल कहता है, जी सर मिल गई है। सर इसके अभी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाइन में है, जिसमें से अगर उसे 3-4 भी मिल जाते हैं तो सर इसकी कंपनी और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी।
ये बोलकर विशाल वृषांत को वो लिस्ट दे देता है जिसमें राकेश की प्रोजेक्ट डिटेल साथ ही आगे बताता हुए कहता है सर, और इसमें से भी एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो अगर इसे मिल गया तो इसे बाकी के प्रोजेक्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस पर वृषांत उस लिस्ट पर नजर डालता है तो उसमें एक नाम उसे जाना पहचाना लगता है। वही विशाल कहता है सर, मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले राकेश के कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को लेना चाहिए ताकि उसे हम पर अभी शक ना हो। आपका क्या कहना है इस बारे में सर? वही वृषांत तो अभी भी उस नाम को ही दिखने में लगता था जिसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बजाज को देने का फैसला किया था। ये देखकर वृषांत सोचता है कोई बात ही, अब आपके एहसान चुकाने का वक्त आ गया है मिस्टर हर्षवर्धन। फिर अपने होश में आते हुए कहता है नहीं, अब हम छोटे छोटे कदम नहीं बल्कि एक लंबी छलांग मारेंगे। ये बोलकर वो विशाल को उस लिस्ट में हर्षवर्धन के नाम पर उंगली रखकर कहता है हम इस प्रोजेक्ट को लेने की कोशिश करेंगे। जिस पर विशाल के साथ साथ मार्क भी हैरान हो जाते हैं। मार्क वृषांत से पूछता है सर, आपको पता है ना हर्षवर्धन कौन है? जिस पर वृषांत कहता है बहुत अच्छे से पता है, और ये प्रोजेक्ट मुझे कैसे लेना है ये भी अच्छे से पता है। फिर विशाल की तरफ मुड़ते हुए कहता है तुम मिस्टर हर्षवर्धन की सारी डिटेल निकालो कि वो कब कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ। ये सुनकर विशाल पूछता है क्यों सर? जिस पर वृषांत कहता है क्योंकि हमें इनसे बाहर ही मिलना होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा आदमी नहीं है जिनका अपॉइंटमेंट हमें मिल सके, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो खुद हमें अपने ऑफिस बुलाएं। ये सुनकर विशाल कहता है ओके सर, मैं जल्द से आपको इनके रूटीन के बारे में पता करके बताता हूँ। जिस पर वृषांत कहता है और हाँ, तुम प्लीज ये भी पता करके बताओ कि आखिर ये प्रोजेक्ट है किस बारे में। ये सुनकर विशाल वहां से जाने लगता है, जिस पर वृषांत उसे वापस से रोकते हुए कहता है विशाल डॉट। ये सुनकर विशाल पूछता है जी सर, कुछ और काम था। जिस पर वृषांत इधर उधर नजरें करते हुए कहता है तुम प्लीज आज रात के लिए वंडरलैंड अम्यूजमेंट पार्क बुक कर सकते हो प्लीज। ये सुनकर मार्क और विशाल समझ जाते हैं कि आज शायद वृषांत भाव्या को प्रपोज करने वाला है। ये समझने के बाद मार्क और विशाल दोनों ही वृषांत को छेड़ने लगते हैं और कहते हैं ओ डॉट हो तो कोई आज अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहा है, वैसे काफी खर्चा करने जा रहे हैं बॉस क्यों? जिस पर वृषांत कहता है अरे यार, सब कुछ उसके लिए ही तो कर रहा हूँ, अब अगर कुछ पैसे खर्च करके उसे खुश दे सकता हूँ क्यों ना दूं। वैसे भी उस हादसे के बाद वो काफी ज्यादा डर गई है, इतना कि कल उसकी खुद की माँ ने उसे पीछे से छू लिया था तो वो डर गई थी। ये सुनकर विशाल कहता है सही कहा तुमने, उसे अभी तुम्हारे साथ की जरूरत है, वैसे प्लान क्या है? जिस पर वृषांत उसे अपना प्लान बताता है, जिसे सुन मार्क वापस से उसे छेने लगता है। जिस पर वृषांत शर्मा जाता है, जिसे देख मार्क और विशाल दोनों ही हंसने लगते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। 91 वृषांत का कॉल। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे वृषांत को कौशल्या जी ने तो अपना दामाद ही मान लिया था, जिसके बाद वो तो उसे एक दामाद की तरह रिट्रीट करने लगी थी, जिसे देखकर जहां भावेश जी मुस्कुरा रहे थे वहीं भाव्या और वृषांत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सबके जाने के बाद वृषांत को विशाल का कॉल आता है, जो उसे राकेश के बारे में जानकारी देने के लिए ऑफिस आने को कहता है, जहां विशाल उसे राकेश, निशा और समीर के बारे में की सारी जानकारियां देता है, जिसे सुनकर वृषांत के साथ साथ मार्क भी चौंक जाता है। और अंत में वृषांत विशाल को अपने प्रपोजल की कुछ तैयारियां करने को कहता है। अब आगे वृषांत विशाल को सारा प्लान समझा देता है, जिसके बाद मार्क और विशाल दोनों ही अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सबके जाने के बाद वृषांत अपनी चेयर पर आराम से बैठता हुआ अपने आप से कहता है मिस भाव्या, गेट रेडी फॉर द सरप्राइज टू नाइट। ये बोल वो मुस्कुराने लगता है। वही भाव्या भी वृषांत के ख्यालों में ही खोई हुई थी। उसे कल रात वृषांत के साथ बिताए पलों की याद आ रही थी, जिससे ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वही कौशल्या जी उसे दरवाजे के पास से देख रही थी और उसे खुश देखकर उन्हें काफी राहत मिल रही थी, क्योंकि जिस तरह की हालत भाव्या की कल तक थी उसे देखकर तो कौशल्या जी एक पल के लिए डर ही गई थी कि कहीं भाव्या अपने साथ हुई उस हादसे के बाद लोगों से डरने ही ना लगे और कहीं डिप्रेशन में ना चली जाए। लेकिन अब उसे खुश देखकर उनके दिल को तसल्ली मिलती है और वो वहां से निकल जाती है। वहीं अब शाम होने को आई थी, लेकिन वृषांत का कोई अता पता नहीं था, यहाँ तक कि आज पूरे दिन वृषांत ने भाव्या को ना तो कोई कॉल की थी और ना ही कोई मैसेज। ये देख भाव्या को वृषांत पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप से कहती है बस इतना ही था इनका प्यार, तबीयत सही फिर कौन। भाव्या आज एक भी कॉल या मैसेज तक नहीं किया, लगता है भूल ही गए कि भाव्या नाम की कोई लड़की भी है जो उनका घर पर इंतजार कर रही है। आने दो, आज उन्हें सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी भाव्या नहीं। ये बोल वो अपने बेड पर बैठ वृषांत का इंतजार करने लगती है कि तभी उसका फोन बजता है, जिस पर वृषांत का कॉल आ रहा था। वृषांत का कॉल आता देख भाव्या इतनी खुश हो जाती है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि वो अभी अभी वृषांत से नाराज थी। वृषांत का कॉल देखकर भाव्या छत से फोन उठा लेती है और पूछती है कहाँ हो तुम और कितनी देर लगेगी घर आने में? मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हूँ। डॉट 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 भाव्या इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले वृषांत कहता है अरे डॉट डॉट रुक जाओ तूफान एक्सप्रेस, मुझे भी बोलने का मौका दो। जिस पर भाव्या कहती है ठीक है बोलो, क्या बोल रहे थे? जिस पर वृषांत कहता है मैं ये बोल रहा था कि आज मैं घर नहीं आऊंगा बल्कि
लेकिन भाव्या ने इतना सुनते ही वापस से बोलना शुरू कर दिया, क्या तुम आज घर नहीं आओगे? क्यों? क्या फिर से तुम्हारे उस खड़ूस बॉस ने तुम्हें कोई काम दे दिया? देखो मुझे कुछ नहीं पता, अगर आज तुम घर नहीं आए ना तो फिर भूल जाना कि कोई भाव्या नाम की लड़की भी तुम्हारी जिंदगी में थी। ये सुनने के बाद वृषांत कहता है, बस बोल लिया, अब मैं बोलूं? जिस पर भाव्या कहती है, अब क्या रह गया है बोलने को? जिस पर वृषांत कहता है, अरे मेरी ड्रामा क्वीन, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेती, उसके पहले ही मेरे ऊपर चढ़ गई। जिस पर भाव्या कहती है, ठीक है अब नहीं बोलूंगी, कहो तुम क्या कह रहे थे? तब वृषांत कहता है, मैं ये कह रहा था कि आज मैं घर नहीं आऊंगा बल्कि तुम बाहर आओगी। अब जल्दी से मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस भेजा है ड्राइवर काका के हाथों, तुम उसे लो और पहनकर रेडी होकर उनके साथ मेरे बताए लोकेशन पर आ जाओ, ओके? ये सुनकर कि उसे बाहर जाना है, भाव्या थोड़ा डर जाती है, क्योंकि कोई कितना भी कह ले लेकिन अपने साथ हुए उस हादसे को भुलाने में टाइम तो लगेगा ही भाव्या को, जिसे वृषांत भी समझ रहा था। तो उसने कहा, भाव्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? जिस पर भाव्या कहती है, खुद से भी ज्यादा। जिसे सुनकर वृषांत कहता है, तो बस फिर जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ किसी भी मुसीबत को पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। ये सुनकर भाव्या को बहुत अच्छा लगता है। वहीं ये बोलने के बाद वृषांत कॉल कट कर देता है। कॉल कटे ही ड्राइवर काका वो ड्रेस लेकर आ जाते हैं, जिसे भाव्या ले लेती है और देखती है तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर का ड्रेस होता है, जिसे देखकर भाव्या खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो ड्रेस लेकर तैयार होने चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद जब वो तैयार होकर शीशे में खुद को देखत है तो एक पल के लिए तो उसे खुद पर ही यकीन नहीं होता कि वो इतनी खूबसूरत लग सकती है। अब ये उस ड्रेस की वजह से था या फिर वृषांत के प्यार का रंग उसे इतना खूबसूरत बना रहा था, कह पाना मुश्किल था। तैयार होकर जब भाव्या नीचे आती है तो घर के नौकर भी भाव्या को इस तरह देखकर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। जिसके बाद वो ड्राइवर काका के साथ वृषांत के बताए उस जगह पर जाने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वृषांत भी आज काफी नर्वस था। इससे पहले उसने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया था, पिछले जन्म में भी उसने निशा प्रपोज नहीं किया था, उल्टा उसने ही वृषांत को प्रपोज किया था, जिसकी वजह से ये उसका भी पहली बार था। उसे इतना नर्वस देखकर विशाल और मार्क हंसने लगते हैं। जो इंसान मीटिंग रूम में बड़े बड़े बिजनेसमैन के पसीने निकाल देता है, आज वो कैसे एक लड़की को प्रपोज करने के लिए नर्वस हो रहा है। उन दोनों का हंसता देखकर वृषांत कहता है, हाँ सालों हंस लो, आज तुम्हारा टाइम है, मेरा भी टाइम आएगा। फिर विशाल की तरफ मुंह करके कहता है, तुझे तो बेटा मैं बाद में देख लूंगा। फिर मार्क से कहता है, लगता है तुम अपना टाइम भूल गए, जब तुम भी मेरी ही जगह थे और रोजी भाभी को प्रपोज करने के लिए इतने ही नर्वस थे, यहाँ तक कि तुम तो इतने नर्वस हो गए थे कि आई लव यू की तरह तुमने उसे आई हेट यू भी बोल दिया था। ये सुनते ही मार्क की हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि ये बात कि उसने रोजी को प्रपोज करते समय गलती से आई हेट यू बोल दिया था सिर्फ उसे और उसके बॉस वृषांत को पता थी, तो फिर ये इसे कैसे पता? वही वृषांत भी समझ जाता है कि उसने फ्लो में वो बोल दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। वही विशाल उन दोनों के फेस एक्सप्रेशन को इग्नोर कर मार्क पर हंसने लगा था, जिसे देखकर वृषांत भी बात टालने के लिए कहता है, अच्छा बहुत हुआ हंसा, अब जल्दी से छिप जाओ, वो आने ही वाली होगी। लेकिन मार्क का ध्यान तो उसी बात पर अटक गया था कि आखिर इसे वो बात कैसे मालूम है। ये सोचते हुए मार्क थोड़ी दूर चला जाता है ताकि सिक्योरिटी देख सके, ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। वहीं विशाल भी वृषांत को हिम्मत रखने और अच्छे से सब बोलने का कहकर थोड़ी दूर चला जाता है। वहीं इतना समझाने के बाद भी वृषांत काफी ज्यादा नर्वस था। दूसरी तरफ भाव्या का हाल भी वृषांत से कुछ अलग नहीं था, वो भी काफी ज्यादा नर्वस थी कि आखिर विशी ने उसे कहाँ और क्यों बुलाया है। कुछ ही देर में भाव्या अम्यूजमेंट पार्क के सामने खड़ी थी। ये देखकर भाव्या और ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है आखिर विशी ने उसे यहाँ क्यों बुलाया होगा। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ने लगती है तो पाती है पूरे पार्क में अंधेरा ही अंधेरा है, जिसे देख भाव्या थोड़ा डरने लगती है और तेज आवाज में वृषांत को आवाज लगाते हुए बोलता है, विशी विशी कहाँ हो, देखो मुझे डर लग रहा है, कहाँ हो तुम? जिस पर वृषांत कोई जवाब नहीं देता है। ये देखकर भाव्या और ज्यादा डर जाती है और अब उसका चेहरा बिल्कुल रोने सा हो गया था, बस अब रो दे कि तब रो दे। बस जब भाव्या के सब्र का बांध टूटने ही वाला था कि तभी अचानक